All right, guys. A very good afternoon to all of you present here, and good morning, good afternoon, and good evening to whoever is watching in the recorded session. चलो गाइस, फटाफट शुरू करते हैं। हम लोग अब क्या करने वाले हैं? हम लोग सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ये 4 टॉपिक का फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और फिर सारे टॉपिक्स का क्विज बनाया हुआ है, क्विज भी हम लोग खेलेंगे आज। ठीक है, तो सप्लाई एंड प्राइस मैकेनिज्म में सबसे पहला तो सप्लाई का जब हम लोग बात करेंगे तो सप्लाई किसके हिसाब से चलता है? सप्लाई एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। इसके अंदर में हम लोग को क्या देखना जरूरी है? इसके अंदर हम लोग को देखना जरूरी है ये कि जब प्राइस बढ़ता है, क्या नाम है आपका? ओ बैठो, हो गया तबियत ठीक? सौरभ प्रसाद, राइट, सीएमए, बैठो। चलो, तो जब हम लोग सप्लाई का बात करते हैं तो सप्लाई क्या चीज के हिसाब से चलता है? एक प्रोड्यूसर के हिसाब से। जैसे जैसे हम लोग का सप्लाई बढ़ता है, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? हम लोग का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है उसके हिसाब से हम लोग का सप्लाई भी बढ़ के चलता है। क्या ये चीज क्लियर है आप लोग का? कोई डाउट है? नो डाउट्स। ठीक है, देखो सप्लाई क्या होता है? इट रिक्वायर्स बोथ द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू सप्लाई, यानी कि आपका इच्छा भी होना चाहिए और साथ में एबिलिटी भी होना चाहिए। और जिस प्राइस पे मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप सप्लाई करो तो ही वो सप्लाई कहलाया जाता है। आगे बढ़ता है। सप्लाई क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई क्या होता है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर हो। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्या? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जो एक क्या पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर हो। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होता है फटाफट बता देते हैं। पहला डिटर्मिनेंट क्या है गाइस? पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड एक डिटर्मिनेंट है। दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे पहला बता देते हैं प्राइस ऑफ गुड्स कैसे एक फैक्टर है। प्राइस ऊपर, सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे, सप्लाई नीचे। दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आप लोग का एग्जाम में सिर्फ सब्सटीट्यूट गुड्स है यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा ही स्मूथ है ये, आदत नहीं है। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स है सिर्फ सिलेबस में। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब हम लोग का कोई प्रोडक्ट का प्राइस बदलता है, हाँ कोई प्रोडक्ट का प्राइस बदलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो एक सप्लायर क्या करेगा? जो सप्लायर पहले वाई सप्लाई करता था अब वो वाई को कैंसिल करके वो एक्स को ज्यादा सप्लाई करेगा। ये बोलता है आप लोग का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि ये क्या बोला? वापस रिपीट कर देते हैं। ये बोला कि व्हेन द प्राइस इन द मार्केट चेंजेस फॉर वन कमोडिटी, इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग then the supplier for the substitute goods will change his supply to this particular commodity and increase the supply. Clear? आगे बढ़े। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर इनका खर्चा बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई कम कर देंगे। और अगर इनका खर्चा कम हो गया तो हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे। सिंपल। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो ज्यादा सप्लाई, टेक्नोलॉजी अगर खराब होगा तो कम सप्लाई। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? नहीं दिख रहा ना? सॉरी, वही ठीक था। हाँ ये ठीक है ना? हाँ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी समझ में आ गया? कोई डाउट? सौरभ जी कोई डाउट? हाँ, क्या खोज रहे हैं आप? स्क्रीन पे देखते जाइए, अभी हमको एक रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, आपका बुक से तो ऐसे तो बुक से सब पढ़ाया हुआ है ही। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी आपका बिजनेस को ईज आउट करता है, ईज आउट करता है मतलब आपके लिए बिजनेस इजी करता है, यानी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दिया, टैक्स कम कर दिया, तो इस केस में क्या करोगे? आप सप्लाई इंक्रीज करोगे। अगर गवर्नमेंट आपके लिए बिजनेस में एक अड़ंगा लगाता है, अड़ंगा मतलब प्रॉब्लम, इफ द गवर्नमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम चाइल्ड, देन आप क्या करोगे? सप्लाई को कम कर दोगे। ठीक है, आ जाओ। नंबर ऑफ सेलर्स पे भी डिपेंडेंट होता है सप्लाई। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स उतना ज्यादा सप्लाई होगा। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट other factors remaining constant when the price of a commodity increases its supply increases and vice versa. ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है आप लोग का? सप्लाई कर्व कैसा दिखता है? ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? प्राइस के साथ। डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, इसलिए डायरेक्ट चल रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑल राइट,
मूवमेंट और शिफ्ट का बात करेंगे तो वही चीज है जो हमने आगे दिन बताया था। आ जाओ नोटबुक में बता देते हैं फटाफट। चेंजेस इन सप्लाई, एक है मूवमेंट। सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई? बहुत बढ़िया। डिमांड और, गुड क्वेश्चन। डिमांड और सप्लाई का मेन डिफरेंस है कि डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस। डिमांड इज कंज्यूमर फोकस्ड, सप्लाई इज प्रोड्यूसर फोकस्ड। ठीक है। मूवमेंट और शिफ्ट, ठीक है। मूवमेंट दो टाइप का होता है गाइस। क्या क्या टाइप का होता है मूवमेंट? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट भी दो टाइप का होता है, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है। इसमें हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है, अभी हाथ सेट नहीं हुआ है। हाँ, स्लिप कर रहा है थोड़ा। चखते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। अच्छा, मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है। और शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन सप्लाई। ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ओन प्राइस चेंज। ठीक है, ऑन प्राइस चेंज। शिफ्ट किस लिए होता है? चेंज इन अदर फैक्टर्स। हाँ वो ठीक है, चेंज इन अदर फैक्टर्स। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट है? ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट्स? ओके। चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होता है, और मूवमेंट किसकी वजह से होता है? चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ रहा है। देखो एक ही ग्राफ में दिखा देते हैं। P1 था, Q1 था, P2 Q2। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको एक्सपेंशन बोलेंगे, ये एक्सपेंशन हो गया। और अगर डाउनवर्ड आएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या गाइस? ठीक है, क्लियर है यहां तक? इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है सर? इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा? अगर राइटवर्ड शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट है, तो ये क्या है? S1 S2 S3। अगर S1 से S2 गया तो इंक्रीज, S1 से S3 गया तो डिक्रीज। अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो इंक्रीज होगा, अनफेवरेबल चेंज आएगा तो डिक्रीज होगा। क्या यहां तक कोई डाउट? इसके बाद आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या चीज का बात करते हैं? अच्छा, एक एक चीज जो हम एक्स्ट्रा करवाए थे, जो बुक में भी नहीं है, एग्जाम में आता है, वो क्या है? व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई? करवाए थे क्लास में। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम करवाया था। क्या क्या था? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई दो करवाए थे। क्या क्या? एक करवाए थे ऑक्शनेबल आइटम्स,
एक करवाए थे ऑक्शनेबल आइटम, याद आ रहा है? ऑक्शनेबल आइटम को हम क्या बोले थे? रेयर कमोडिटी, याद आया? स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व और रेयर कमोडिटी, ठीक है। और दूसरा चीज क्या करवाए थे? तुम्हारे कॉपी में है? नहीं तो भूल गए होंगे। ऑक्शनेबल आइटम्स या रेयर कमोडिटी, और दूसरा आइटम क्या बताए थे? बैकवर्ड बेंडिंग, लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ये क्या बोलता है? ऑक्शनेबल आइटम का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ऐसा क्यों सर? जो आइटम ऑक्शन में गया है वो तो आइटम तो एक ही है, ऑक्शन चल रहा है जब तक हथौड़ा ना पड़ जाए प्राइस ऊपर भागता रहता है, बट क्या क्वांटिटी बढ़ता है? नहीं, प्राइस भाग रहा है बट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। और दूसरा क्या होता है? बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है, ऐसा कर्व होता है। ये एक पिक्यूलियर केस है। ये क्या बोलता है? एक लेबर क्या होता है? लेबर पहले पहले यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर लेबर का वेजेस दिखाते हैं, यहाँ पर उसका मेहनत दिखाते हैं, लेबर, ठीक है। वेजेस वर्सेस लेबर का कर्व होता है ये। इसमें क्या होता है इस केस में? सर जैसे जैसे हम लोग का वेजेस बढ़ता है तो हम लोग अपना मेहनत इनिशियली बढ़ाते हैं, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट जब हम लोग का मैक्सिमम एक पॉइंट पे आ जाता है, इसके बाद और एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, फिर अगर वेजेस बढ़ता भी है तो हम लोग अपना एक्सपर्टीज की वजह से आराम चाहते हैं, मेहनत कम पैसा ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए वो बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई का होता है। आ जाते हैं आगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला है, बस याद रखना डिमांड में माइनस साइन होता है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता है। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसी को अगर हम लोग को शॉर्ट में कट करके दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं? देखो कैसे दिखा सकते हैं। इसका ना इसमें क्या होगा देखो, ये इसका चेंज इन क्यू बाय चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इनटू, बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। अब कहाँ से आ गए अचानक? हाँ प्रकट हो गए, इतना लेट क्यों? हाँ गुड आफ्टरनून, हाँ इतना लेट क्यों? पानी पिलाओ यार उसको, ठीक है। चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, इसका आंसर प्लस में ही होता है। आ जाओ, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? यहाँ पर भी वही है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या हो जाएगा? ES इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पूरा वर्टिकल, ठीक है। आगे दिन हम हैंड दे ही दिया था। अब देखो राइट हैंड से यूज कर रहे थे तो क्या आ रहा था? डिमांड का कर्व। लेफ्ट हैंड यूज करो तो वही चीज रहेगा, बस सप्लाई का हो जाएगा। कैसे? परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा फ्लैट हुआ, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इलास्टिक 45 डिग्री रहा, ज्वाइनिंग द ओरिजिन यूनिटरी, थोड़ा सा ऊपर गए ग्रेटर देन 1,
इधर हो गया परफेक्टली इलास्टिक, देख लो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया ये लेस देन 1 है, ठीक है। ये क्या हो गया, ES इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस कितना भी बदले क्वांटिटी नहीं बदलेगा। फिर क्या है यहां पर रिलेटिवली लेस इलास्टिक में ग्राफ गलत दिया हुआ है, ठीक है। लेस इलास्टिक का क्या होगा, देखो स्टीप होगा कर्व, स्टीप यानी कि थोड़ा सा सीधा के तरफ, मतलब जॉइनिंग, अगर वो नीचे गिराओगे उसको एक्सटेंड करोगे तो कहां आएगा, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। आ जाते ग्रेटर देन 1 में, उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, ओरिजिन को टच करेगा 45 डिग्री लाइन, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक पता ही है, हॉरिजॉन्टल कर्व, क्लियर। आ जाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अब यहां पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे, है ना, क्या ठीक टाइम पे आ गई हो, हाँ, खुश तो देख रहे हो कितना हो रही है, हाँ तुम्हारा बात नहीं कर रहा, उसका डाउट है। हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस, सर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर किसी भी कारण से अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई होगा तो उसका प्रेशर कैसा होगा, उसका प्रेशर होगा प्राइस को नीचे गिराने का, ठीक है। एक्सेस सप्लाई मतलब प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है। एग्जांपल दे दें, आ जाओ कॉपी में आ जाओ। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो प्राइस यहां पर होना चाहिए, हाँ प्राइस यहां पर होना चाहिए। बट अगर मान लो मार्केट प्राइस यहां हो जाए, मार्केट प्राइस यहां पर हो जाए तो क्या होगा प्रॉब्लम, हाँ यहां पर क्या हो रहा है सिचुएशन देखो, यहां पर एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई मतलब क्या हुआ, यहां सप्लाई इस पॉइंट पे, मान लो पॉइंट M और डिमांड है पॉइंट N पे, क्लियर। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंगे, हम लोग का फोकस कहाँ रहेगा, प्राइस को नीचे करो जिससे कि इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है। तो डाउनवर्ड प्रेशर होगा, अगर प्राइस नीचे आ जाए, मान लो मार्केट प्राइस यहां आ जाए, मान लो ये MP1 है, ये MP2 हो जाए, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड, मान लो ये X ये Y, ठीक है। एक्सेस डिमांड क्या करता है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। देखो मार्केट अपने आप ना स्टेबलाइज हो जाता है, ऐसे ऊपर नीचे करके मार्केट ठीक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। यही चीज यहाँ पर दिया गया है आप लोग का सिलेबस में। देखो यहाँ क्या बोला है, अगर क्वांटिटी ज्यादा है और मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस में नीचे का प्रेशर होगा, डाउनवर्ड प्रेशर। अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम है, और अगर एक्सेस डिमांड है तो अपवर्ड प्रेशर होगा, क्लियर है। देख लो यही दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ ये चीज समझना होगा। जो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उस प्राइस के ऊपर का जो पोर्शन होता है, अगर ट्रायंगल बनाए शेड करें, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हम लोग का, ये वाला पोर्शन
ये पोर्शन में किसका बेनिफिट होता है? कंज्यूमर का। अगर प्राइस ऊपर होता तो कंज्यूमर को कम सामान मिलता, बट प्राइस बिकॉज नीचे है, उसके वजह से, उसके एक्सपेक्टेशन से प्राइस नीचे है, तो ऊपर वाला पोर्शन कंज्यूमर का सरप्लस। और सप्लायर के लिए नीचे वाला पोर्शन सरप्लस है। क्यों? अगर प्राइस नीचे होता तो जो प्रोड्यूसर सप्लाई करता, अब प्राइस ऊपर है तो ज्यादा सप्लाई कर पा रहे, तो उसके लिए वो पोर्शन सरप्लस है। देखो चीज समझ में आया? वापस बता देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो प्राइस यहां पर होता, ठीक है, दिख रहा है? अगर नहीं, गायब हो गया वापस। मान लो प्राइस यहां होता, अब ठीक है, तो बहुत कम सप्लायर सप्लाई करते, है ना? बहुत कम सप्लायर सप्लाई करते। कितने सप्लायर सप्लाई करते? इतना ही। सप्लाई तो यहीं पे होता, बट प्राइस बिकॉज ऊपर है तो इतने एक्स्ट्रा सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन का कमाई हो रहा है, ये इसको बोलेंगे हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है? और अगर प्राइस ऊपर होता तो कम कंज्यूमर खरीदते, बट प्राइस नीचे है तो ज्यादा कंज्यूमर खरीद पा रहे हैं, तो जो ऊपर वाला गैप है उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। इससे ज्यादा और डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ये है इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड और सप्लाई मैच करता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, उसके नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस। कैसे हुआ हम 3 बार समझा दे, रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आ जाते हैं हम लोग क्विज में। निकाल लीजिए फोन, लाइव क्विज करेंगे, उसके बाद कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का अलग से करेंगे। आ जाओ ऑनलाइन वालों, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा। आ जाइए गाइस, ज्वाइन करिए। लिंक है joinmyquiz.com। ठीक है, joinmyquiz.com में आगे कोड डालिएगा 467946। चलो करो, नेट है ना? नहीं है? नेट दे दो तो इसको कोई एक जन। नवीन, नेट दो फटाफट। बाकी लोग भी ज्वाइन करो ऑनलाइन वालों। रितेश, प्रशांत, विशाल, प्रितानु। ये वाला क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हो, या फिर joinmyquiz.com पे खोल के 467946। उसके बाद कॉस्ट एंड प्रोडक्शन करेंगे रिवाइज। हो गया क्या गाइस? सुजल आ गया है, प्रितानु, प्रशांत, विशाल, रितेश ज्वाइन करो। joinmyquiz.com में आके 467946। नवीन, ईशा, त्रिशा, करो।
हो गया, कर लिया सब कोई ज्वाइन? नहीं समझ में आ रहा है क्या सारा? हाँ, क्यूआर कोड छोड़ो ना, लिंक खोलो। क्यों, लास्ट डे तो हुआ था। कोई स्पेस नहीं देना, joinmyquiz.com। तुम क्या घर पे जाके साइन अप वगैरह की थी क्या? 467946। नो, नाम डालो और दे दो, नाम डाल देना। चलो देख लेते हैं। नवीन आ गया है, सौरभ आ गया है, रितेश, त्रिशा, सुजल, कृतानु, प्रशांत, विशाल। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है, फटफट करेंगे। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन में। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What happened to a supply curve when supply goes down? सौरभ 5 सेकंड ही बचा है, क्लिक करो। तुम्हारा लोड होने में इतना टाइम कैसे लग गया? लोड होने में बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which way does the supply curve slope? कुछ नहीं, जस्ट रिवीजन के हिसाब से है। कौन नहीं किया आंसर? सौरभ का तुम किया था? अच्छा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इतना टाइम चला गया इसमें? गलती से 30 सेकेंड की जगह 3 मिनट क्लिक हो गई। डन। नेक्स्ट।
कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना। इफ अ न्यू ह्यूज ऑयल रिजर्वर वॉज फाउंड इन ओहियो, ओहियो एक जगह है यूएस में, दिस वुड कॉज द डैश कर्व फॉर ऑयल एंड गैस टू शिफ्ट डैश। बढ़िया क्वेश्चन। डिमांड टू द लेफ्ट है ना, सप्लाई टू द लेफ्ट। हाँ, सप्लाई टू द, त्रिशा ऑन टॉप, सप्लाई टू द राइट, क्योंकि नया रिजर्वॉयर मिला है तो ऑयल एंड गैस बढ़ेगा ना, तो सप्लाई का विल बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, क्या सही की गलत? 7 जन सही। The government puts regulation on the auto industry, forcing them to put new protective technologies, such as new type of airbag in every car produced. इससे क्या होगा? गलत जवाब। हाँ, इसका मतलब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाया है, गवर्नमेंट जब जब रेस्ट्रिक्शन लगाया है तब तक सप्लाई गिरेगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट। समझ में आया सौरभ? नहीं समझ में आया? नहीं, गवर्नमेंट क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब तुमको ये करना पड़ेगा अपना गाड़ी में। तो अब कार सप्लायर तुरंत कैसे चेंज करे, तो वो क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। गवर्नमेंट जब जब कोई भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो कभी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करता है, कम कर देता है सप्लाई को। When producers offer fewer products for sale at the same price, उसको क्या बोलेंगे? When producers offer fewer products for sale at the same prices. देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्यों? सेम प्राइस पे कम सप्लाई करेंगे, बोल ही दिया है, सेम प्राइस पे कम सप्लाई मतलब शिफ्ट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तो होगा। सप्लायर्स विल नॉर्मली ऑफर more for sale at high prices and less for sale at lower prices. True या false? या क्या है ये, क्या बोल रहा है? Quantity supply, law of supply, total production, short run. Suppliers will normally offer more for sale at higher price and less for sale at lower price. इससे आसान सवाल नहीं होता। क्या बताना चाह रहे हैं? ये लॉ ऑफ सप्लाई का बात कर रहा है ना? क्या क्या सौरभ, लॉ ऑफ सप्लाई का बात कर रहे हैं? त्रिशा को जब से हम बोले हैं उसके बाद एक पॉइंट भी बढ़ा ही नहीं है उसका। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, बहुत ही आसान सा सवाल, डेफिनेशन ही पूछ लिए हैं और ये गलत जवाब। त्रिशा वहीं के वहीं अटके हुए, सर ने नजर लगा दिया और नवीन यहां आगे बढ़ते हुए
त्रिशा सीधा फर्स्ट से आ गई हैं फोर्थ पे, सर लाइव कमेंट्री करते हुए, है ना। जब से हम बोले हैं तब से नजर लगी गया है ना। क्या था ये, इसमें चेंज इन प्राइस और चेंज इन सप्लाई का बात किया जा रहा था। सी अगला सवाल, if the supply curve of a product is vertical, price elasticity of supply is equal to, अब ये तो सब कोई सही कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट। क्या हुआ, गायब हो गया स्क्रीन। if the supply curve of a product is vertical, खंबा चा, it is equal to 0, करेक्ट हो गया, it is equal to 0। विशाल यहां आगे भागते हुए, अगला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। if storage of a good is cheap and readily available, supply is likely to be, nice question, वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, टेक्निकली साउंड होना होगा इसके लिए। 5 4 3 2 1, और विशाल ने आंसर लास्ट में दे दिया। आंसर क्या है इसका, सर इट विल बी इन इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, सॉरी यस। क्यों, क्योंकि आप क्वांटिटी को इजीली चेंज कर पाओगे, क्योंकि आपका चीप अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो आप उसको लेके फटाफट चेंज कर पाते हो क्वांटिटी। अगला सवाल, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, वेल अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो नाइस, ट्रिकी क्वेश्चन, वर्ड प्ले है इसमें, वर्ड प्ले। तुम बाकी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम तो आंसर दे चुका था, बस स्मार्ट प्ले कर रहा है। अरे इसमें टाइम ज़्यादा चला गया थोड़ा, हो गया, आंसर कर दिए। हाँ, क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई होगा, होगा। क्वेश्चन क्या था, ओन प्राइस, जब ओन प्राइस चेंज होता है, अभी अभी लिखवाए थे, देखो दिखाएं, देखो क्या लिखवाए, मूवमेंट का ही क्या नाम है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, है ना। और ये किसकी वजह से होता है, ओन प्राइस चेंज। रिवीजन का जरूरत है सौरभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the supply of a product or service goes up and the demand stays the same, the price will typically do what? क्या बोला है वापस देखो, when the supply of a product or service goes up, सप्लाई बढ़ गया है, डिमांड वहीं का वहीं है, प्राइस में क्या होगा। 5 4 3 2 1, हैं, सोच समझ के तो आंसर दी नहीं हो, दियो। चलो, प्राइस विल फॉल, क्यों, क्योंकि एक्सेस सप्लाई वाला केस, नीचे प्रेशर आएगा, ठीक है। अगला सवाल, ठीक से पढ़ के करो इसको, टाइम दिया हुआ है, अच्छा से पढ़ के करना, हड़बड़ी मत करना।
त्रिशा पूरा वक्त लेते हुए, पूरा समय का उपयोग करते हुए यहाँ पर, labor costs are rising through the roof. Minimum wages are now at $25 an hour. This means even the basic item will need to cost more to keep up with the rising cost. What determinant of supply does this most relate to? Change in technology, change in number of sellers in the market, change in the cost of production. इससे आसान सवाल नहीं होता. कॉमन सेंस बेच दी, अरे बेचो. क्या है, कॉस्ट का ही बात हो रहा है ना? ठीक है, देखिए वेजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. A brand new machine cooks, cleans, and never messes up a fast food order. This means we can sell more fast food than ever before, leading to producers cutting cost of fast food. Which supply factors does this relate to? ये भी बहुत आसान सा सवाल. 20 सेकेंड और देंगे फिर एंड कर देंगे हम. टेन, 9, 8, 7, 6. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल गया है. सही हो गया. सबके सब सही. 18th क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. Example, if the government requires factories to reduce pollution, complying will initially increase cost of production in the market and reduce supply. ये क्या है? सब बता ही दिए हैं. Next question. Second last question of this series of quiz. This table shows the various quantities offered for sale at or supplied at different prices. क्या होता है ये? टेबल बोलते ही तो पता है आंसर. क्या है? सप्लाई स्केड्यूल, है ना? वक्त बदलते हुए हर क्वेश्चन के बाद टेबल बदल रहा है. आखिरी सवाल आ रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. कल कौन जीता था? कल कौन जीता था? मानव. If the goal of the firm is to maximize profit, quantity supplied at a high price will be ऋषा सोच में 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और ये गलत जवाब. जब प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो हम लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे, ज्यादा प्राइस पे भी. 7 लोग सही दिए, एक ही जन ने अलग सोचा. तारे जमीन पर सोच ही सकते हो. और देखते हैं आज का लीडर बोर्ड पहले क्विज का. देखते हैं. ऑन द थर्ड पोजीशन वी हैव विशाल, वेरी गुड. नवीन एंड सुजल. विशाल थर्ड, सेकंड नवीन, फर्स्ट है सुजल. ठीक है, क्लियर है गाइस? देखो सुजल ने 25 आंसर करेक्ट दिया, नवीन ने भी 25 करेक्ट दिया, और विशाल ने भी 25 करेक्ट दिया. त्रिशा ने 24 करेक्ट दिया. नहीं सॉरी, 20 तो क्वेश्चन ही था.
पॉइंट्स अलग अलग था, इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े गाइस। अगला चैप्टर में चलते हैं, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। अब तुम लोग बताओ, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का डायरेक्ट क्विज करवा दे? हाँ, तुम्हारा बहुत सारा डाउट है, किसमें नहीं है? एक चैप्टर, हाँ सब में ही है। हम इतना खराब पढ़ाए हैं, हैं? थोड़ा बहुत खराब पढ़ाए हैं, हाँ वो तो आएगा ही, हाँ ठीक बात है। चलो एक क्विक रिवीजन देते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का। इसका शायद आज क्विज ना हो पाए फिर, क्योंकि हमको 2:30 निकलना है। ठीक है, देखो प्रोडक्शन, फटाफट क्विक क्विक रिवीजन दे रहे हैं, आ जाओ। प्रोडक्शन क्या होता है? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश्ड गुड्स। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज जानते हैं? प्रोडक्शन के अंदर देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished products in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. डेफिनेशन नहीं आता है, पूछ सकता है, नाम बोल देगा, हु डिफाइंड, नाम बताओ कौन डिफाइन किया प्रोडक्शन? तो कौन डिफाइन किया? जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन। ठीक है, प्रोडक्शन आपका क्या करता है ना, अलग अलग टाइप से यूटिलिटी ऐड करता है प्रोडक्ट पे। यूटिलिटी मतलब मान लो तुमको बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, अब हम एक पीस ऑफ वुड ला के रख दे तो तुम्हारे को वो फायदा नहीं देगा, बट तुमको अगर हम टेबल देगा, चेयर देगा, तो तुम्हारे लिए वो ज्यादा अच्छा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या होता है? लैंड होता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये आपका कीवर्ड रहेगा। लैंड क्या होता है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे सनलाइट, वाटर इज अ पार्ट ऑफ लैंड। फिर क्या होता है? लेबर क्या होता है? लेबर होता है जो ह्यूमन रिसोर्स आप यूज करते हो बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। क्या आपकी किताब में नहीं है? सब नहीं है किताब में? है तो सोच लो, डाउट ढूंढ रहे थे, ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, लेबर समझ में आया? ये होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग क्या पे करते हैं? लेबर को हम लोग लेबर को वेजेस पे करते हैं। क्या पे करते हैं? वेजेस। ठीक है, लैंड को क्या पे करते हैं? रेंट। कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, आ जाओ। लैंड का क्या क्या फीचर्स है? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, आप बदल नहीं सकते हो, वो फिक्स्ड है। ठीक है, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। आप लैंड को हम लोग करते हैं बर्बाद, बट इनडिस्ट्रक्टिबल पावर मतलब तुम उसको खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, डायरेक्टली सिर्फ लैंड अगर है तो काम नहीं आएगा, लैंड के साथ आपको अदर फैक्टर्स को ऐड करना है, कैपिटल, लेबर ऐड करोगे तब जाके वो काम करेगा, अदरवाइज कोई काम करनी है। इट इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड इज इमोबाइल, मतलब आप एक जगह से लैंड उठा के दूसरी जगह उसको नहीं पटक सकते हो। ठीक है, लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस मतलब लैंड का एक काम नहीं है, लैंड आपको अलग अलग काम में आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में काम आ सकता है, हाउसिंग के लिए काम आता है, शेल्टर के लिए काम आता है, फैक्ट्री के लिए काम आता है, बहुत सारा काम आता है लैंड। ठीक है, लैंड इज हेट्रोजीनियस, मतलब नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर सेम, मतलब हर एक लैंड का अपना अपना प्रॉपर्टीज है, अलग अलग क्वालिटीज है, उसके हिसाब से लैंड चलता है। आ जाओ आगे, लेबर में चलते हैं। लेबर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये ह्यूमन एफर्ट्स का बात करता है, साथ में इट इज पेरिशेबल। अगर आप उस कुछ पूछना है यहां तक? ठीक है, इट इज पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब आज अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज 8 घंटा टाइम बचा लिए तो कल 16 घंटा कर लेंगे, चौलवे ना। ठीक है,
लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, लेबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या करता है, रॉ मटेरियल आलू डाल के सोना निकाल देता है, ठीक है। इट इज एन एक्टिव फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। आप लेबर मतलब उसका मेहनत को एक लेबरर से आप अलग नहीं कर सकते हो। एक इंसान का मेहनत उसके अंदर ही होता है, वो मेहनत खुद करेगा तो ही वो मेहनत आगे आएगा, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऑल लेबर्स में नॉट बी प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या है, कुछ कामचोर लोग भी होते हैं, सब कोई काम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है स्पेशली इन इंडिया, क्या होता है उनके पास बार्गेनिंग पावर कम होता है। क्यों? पहला चीज उन लोग के पास एजुकेशन लेवल कम होता है। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज ये होता है कि उनका क्या होता है ना, कैपेसिटी टू बार्गेन कम होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से कैपेसिटी टू बार्गेन बहुत कम हो जाता है। लेबर इज मोबाइल, आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटक सकते हो, हाँ, द पास, ओके, छपाक, ऑलराइट। लेबर इज मोबाइल। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। अचानक से डिमांड आया, बच्चा पैदा कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। आप अचानक से उसको मोबाइलाइज नहीं कर सकते। जो है सप्लाई ऑफ लेबर इज कांस्टेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, ये लेबर के अपने हाथ में रहता है। ये क्या बोलता है, हम चूज करेंगे हमको कितना देर आराम करना है और कितना देर काम करना है। इट इज द चॉइस बिटवीन लेबर्स ऑफ आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। अगला फैक्टर क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या क्या टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे कि मशीन्स, ये देखो ये जो कैमरा लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, ये सब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है भाई, सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है जो बार बार लगातार चेंज होता रहे। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब क्या हो गया, कैश, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल जो है। जैसे मान लो यहाँ पर स्टेशनरी का जो आइटम आता है, वो स्टेशनरी तुम लोग को दिया, ओएमआर शीट दिया, वो यूज हो गया, फिर नया आएगा, वो क्या है, सर्कुलेटिंग कैपिटल का पार्ट होता है। रियल कैपिटल क्या होता है, रियल कैपिटल होता है जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो हम लोग का बिजनेस का एम्प्लॉयज भी है, वो रियल कैपिटल के अंदर आ जाता है, क्योंकि उनके बिना बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन जो है बिजनेस में, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। टेंजिबल कैपिटल क्या है, जिसको आप टच एंड फील कर सको, वो हो गया टेंजिबल कैपिटल। इनटेंजिबल क्या हो जाएगा, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल कैपिटल क्या है, जो आपका खुद का ओनरशिप का पार्ट है, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल कैपिटल। और सोशल कैपिटल क्या होता है, जो सबका है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, जैसे रोड, रेलवे, ये सब जो है ये सबका है, तो ये हो गया सोशल कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है सर, कैपिटल फॉर्मेशन का कुछ स्टेजेस है। सबसे पहले आप क्या करते हो, पैसा को सेव करते हो। सेविंग्स के बाद क्या आता है, उस सेविंग्स को आप सही जगह पे मोबिलाइज करते हो, मोबिलाइज करके उसको इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करोगे तब जाके वो कैपिटल में कन्वर्ट होता है। लास्ट फैक्टर में आते हैं, लास्ट फैक्टर क्या है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का जब हम लोग बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, रिस्क टेकर होता है, जो कि बिजनेस का सारा रिस्क ले रहा है, तो वो रिवॉर्ड भी उसको मिलेगा। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, ठीक है, रिस्क वही ले रहा है, रिवॉर्ड उसको ही मिलेगा। फंक्शंस क्या क्या होता है, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब हुआ कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वही बिजनेस को शुरू करता है और वही सारा रिसोर्सेज को एक जगह लेके आता है। रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, इसका मतलब क्या हो गया, वही रिस्क ले रहा है और प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा उसका अनसर्टेनिटी उसी के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनोवेट करे और नया चीज को प्रोड्यूस करे। क्या ये क्लियर है, बुझा गया। नेक्स्ट, एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट क्या होता है। देखो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, ब्रॉडली अगर बात किया जाए, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। आओ देखते हैं एक एक करके। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब सस्टेनेबिलिटी। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ एंटरप्राइज इज टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। क्या ये समझ में आया, अब आप जिंदा रहोगे। कोविड का टाइम पे आधा से ज्यादा बिजनेस बंद हो गया, जो जिंदा रहा वो प्रॉफिट भी कमाया, है ना, क्या, जो गया वो गया और जो रह गया वो कमा लिया, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है।
क्लियर? डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट अलग अलग है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, हम लोग एक कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई रखेंगे अनअडल्टरेटेड गुड्स का, मतलब हम लोग जो गुड सप्लाई कर रहे हैं उसमें मिलावट नहीं करेंगे, दूध में पानी और पानी में दूध नहीं मिलाएंगे, ठीक है? हम लोग जो देंगे उसको प्योरिटी फॉर्म में देंगे, कंट्री डिलाइट, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो? हाँ, टू मेंटेन, हाँ बढ़िया है क्या? हम यूज नहीं किया। फास्ट हो गया क्या थोड़ा ज़्यादा? समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन वालों बुझा रहे कि नहीं बुझा रहे कि हम अपने स्पीड में निकल गए? हाँ बुझा रहे, ठीक है। 1.5 नहीं सॉरी, हम 1.52 पे जा रहे हैं, तुम लोग जब बाद में देखो वापस तो 0.5 में आ जाना, ठीक रहेगा। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी का भला हो, सबका साथ सबका विकास हो, मतलब क्या होता है कि हम लोग को ये देखना है कि हम लोग पोल्यूशन ना करें, हम लोग कोई भी टाइप का अडल्टरेशन ना करें। अडल्टरेशन मतलब क्या होता है? अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है? कुछ गलत सलत नहीं सोचना है। हाँ, अडल्टरेशन मतलब मिलावट करना, मिलावट ना करें, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस ना करें। हाँ, क्या राज कुंद्रा जैसा नहीं बनना है, राज कुंद्रा का बात नहीं कर रहे थे हम। हाँ, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी, मतलब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके चलें। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम लोग फेयर डील प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब और साथ में उनको नया स्किल्स को लेकर डेवलप करवाएं। ऐसा नहीं कि भाई खुद सीख लो और कर लो, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें कि उनको नया स्किल्स प्रोवाइड करवाएं जिससे उनका भी ग्रोथ हो, अपना बिजनेस का भी ग्रोथ हो, ठीक है? और उनको साथ में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो लोग डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करें, तभी मेंटल ग्रोथ हो पाता है। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से प्रोडक्शन करें, साथ में सही टाइम से सही टैक्स वगैरह भरें। फिर क्या है? अगर हम लोग को फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल प्रोवाइड करें कि भाई देखो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हम लोग बेस्ट पॉसिबल वर्कफोर्स क्रिएट करके चलें। साथ में क्या बोलते हैं अभी रागा जी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ना, हाँ अप्रेंटाइसशिप वर्ड बहुत सामने आ रहा है, क्या होता है ये? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और साथ में आर्टिकलशिप जो होता है, तुम लोग सीए में सीखोगे ना आर्टिकलशिप, तो वैसा ही कुछ बोल रहे, 1 लाख रुपए मिलेगा आर्टिकलशिप में, ऐसा बोल रहे हो, साल का, ठीक है? महीना का नहीं रे, हाँ नालायक जनता, हाँ साल का बोला, टकाटक टकाटक टकाटक, हाँ ठीक है, गरीबी हटाओ आंदोलन। एंटरप्राइज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? देखो, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कभी पूरा नहीं हो पाता है, हम लोग अपना एनवायरनमेंट के साथ कस्टम नहीं हो पाते हैं। कोई बिजनेस अगर बाहर से आके यहाँ बिजनेस कर रहा है, अब सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हो सकता है कि सबको इस रूल के साथ सेट ना हो पाए, कल्चरल एनवायरनमेंट डिफरेंस रहता है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, हो सकता है कि हम लोग को उतना बड़ा जगह ही नहीं मिल रहा है। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ टाटा बोल दिया कि बंगाल में कोई बिजनेस कभी करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा? पता है ना, क्योंकि उनका सिंगूर का जो कार फैक्ट्री था उसको भगा दिया गया था। जब नहीं बोलेंगे, हाँ पता है तो, स्टोरी नहीं मालूम? पहले यहाँ पर 35 साल तक सीपीएम का राज था, फिर दीदी आई। दीदी क्यों आई? दीदी बहुत सारा प्रोटेस्ट की, क्योंकि सिंगूर में, सिंगूर एक जगह है बंगाल में जहाँ पर 3 सीजन क्रॉप होता है। 3 सीजन क्रॉप मतलब एक साल में 3 बार क्रॉप होता है, और वो जगह टाटा ने खरीदा था और वहाँ पर टाटा नैनो का फैक्ट्री लगाया था, ठीक है? उसके लिए दीदी ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया और उसको भगा दिया, फिर वो गुजरात चला गया, वहाँ पर प्रोडक्शन किया। क्लियर? तो उसके बाद टाटा ने बोला कि हम कोई भी टाइप का फैक्ट्री बंगाल में कभी नहीं करेंगे, तो बिजनेस छपाक। बंगाल मीन्स बिजनेस बोलते हैं, बट पता नहीं कहाँ है। ओके, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, ये सारा प्रॉब्लम आता है। अब इतना डिटेल में नहीं जा सकता, अभी टाइम नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटी, ये क्या बोल रहा है? हमको देखना होता है कि हम लोग कौन सा मशीन लगाएंगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारा चीज़ का भी प्रॉब्लम बिजनेस को फेस करना पड़ता है। और साथ में ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिनेंस, कितना में फिनेंस लें, क्या लोन लें, क्या इक्विटी लें, तो ये सारा चैलेंजेस बिजनेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है?
4 पीस ऑफ मार्केटिंग होता है बिजनेस का, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ठीक है, जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपको देखना होता है कि क्या प्रोडक्ट का मार्केटिंग करें, क्या प्राइस हो प्रोडक्ट का, कौन से जगह पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और किस मोड से प्रमोशन करें। तो ये सारा चीज का चैलेंजेस भी बिजनेस फेस करता है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है गाइस? फुल स्पीड में गए हैं नहीं? ठीक है, दीदी ने बोला ठीक है तो ठीक है। हाँ हाँ, सबके लिए सही है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक फंक्शनल रिलेशन होता है। अजम्पशन क्या क्या है? अजम्पशन बोलता है फर्स्ट वी अज्यूम दैट द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। इट इज अज्यूम दैट इन द गिवन स्टेट ऑफ आर्ट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हम लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इन द अवेलेबिलिटी राइट नाउ। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन क्या होता है? लेस देन 1 ईयर जनरली। लॉन्ग रन क्या होता है? ग्रेटर देन 1 ईयर। शॉर्ट रन में क्या होता है? हम लोग का एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारा, अच्छा नहीं, सही डेफिनेशन इज एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ठीक है, ये बोला जाता है एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये होता है क्या? ये होता है शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। क्लियर? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलता है कि जैसे जैसे आप अपने फिक्स फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर को जोड़ते हो तो इनिशियली आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है और फिर नेगेटिव रिटर्न्स आता है। तो टोटल प्रोडक्ट का बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट मतलब आपका कितना इनपुट डाले उससे टोटल कितना आउटपुट निकला, उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक एक एक्स्ट्रा इनपुट डालने से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज क्या है? टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मतलब आप कितना नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट डाले हैं अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर्स। शॉर्ट रन है ना, आपका फिक्स्ड फैक्टर्स है ऑलरेडी, प्लस आप वेरिएबल फैक्टर कितना यूनिट डाल रहे हो उससे टोटल मिक्स होके आउटपुट कितना निकल रहा है। वेरिएबल फैक्टर हम लोग का रॉ मटेरियल और लेबर होता है। ठीक है, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर हम लोग मानते हैं जो सिलेबस में लेबर और रॉ मटेरियल को। ठीक है, बाकी सब फिक्स मानते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? एवरेज प्रोडक्ट बता दिए, मार्जिनल प्रोडक्ट बता दिए। रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? When the average product rises as a result of an increase in the quantity of a variable input, marginal product is more than the average product. ठीक है, ये सब हम ग्राफ कॉपी में करवा दिए थे। When the average product is maximum, marginal product is equal to the average product. मतलब दोनों इक्वल होता है कब? जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे हो। ग्राफ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राफ है ना नोटबुक में? बुक में है क्या ग्राफ? ये रहा है ना, देख लो फटाफट आ जाओ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? यहां से स्टेज बदलता है। ठीक है, यहां से उसका शेप बदलता है। स्टेज 1 कहां खत्म होता है गाइस? स्टेज 1 खत्म होता है जहां पर आपका एमपी इज इक्वल टू एपी होता है। ठीक है, एपी इज मैक्सिमम, एमपी नहीं। एमपी इज मैक्सिमम तब होता है जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज खत्म होगा जहां एमपी इज इक्वल टू एपी होगा, जहां पर एमपी मैक्सिमम एपी मैक्सिमम होगा, एपी मैक्सिमम होगा। सेकेंड स्टेज खत्म होता है जहां पर एमपी जीरो होगा, एमपी जीरो या फिर टीपी मैक्सिमम, और उसके बाद तो पूरा ही थर्ड स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का क्या नाम है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज का क्या नाम है? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और थर्ड का क्या नाम है? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स।
ठीक है, क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? एक्सप्लेनेशन तुम लोग पढ़ लेना। रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है गाइस? रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रन को, ठीक है। रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं शॉर्ट रन को, रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं लॉन्ग रन को। लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। लॉन्ग रन में हम लोग का क्या क्या स्टेज होता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ नेगेटिव बोलते नहीं है, इसमें डिक्रीजिंग होता है। क्यों, क्या, किस लिए? बढ़ेगा तो जरूर। मान लो 2 लेबर और 2 कैपिटल है मेरे पास, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, हम 4 लेबर और 4 कैपिटल कर दिए, तो मेरा 100 के जगह 220 हो गया, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। 2 लेबर 2 कैपिटल था, 100 हो रहा था, 4 किए 220 हुआ तो इंक्रीजिंग रिटर्न, 4 किए 200 हुआ तो कांस्टेंट रिटर्न, मतलब सेम रेशियो में बढ़ा, और 4 किए और 180 हो गया तो डिक्रीजिंग रिटर्न, मतलब एक्स्ट्रा आया है बट पहले से कम। क्या ये क्लियर है? देख लो, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट रिटर्न, a प्लस बी इज लेस देन 1 डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। पहले और अभी का एक्स्ट्रा, ठीक है, पहले का लेबर वगैरह जो था, पहले का लेबर और उसका क्वांटिटी, और अभी जो ऐड हुआ। क्या ये चीज क्लियर है गाइस यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? आइसोकॉन्ट और देखो आइसोकॉन्ट क्या होता है? आइसोकॉन्ट बेसिकली आपका एक टाइप से डिमांड कर्व का ही रेप्लिका है, ये आपको डिमांड की तरह प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है, ठीक है। और आइसो कॉस्ट क्या होता है? आइसो कॉस्ट आगे सीखेंगे हम लोग, वो आपका सप्लाई कर्व की तरह आता है, जो आपका खर्चा लग रहा है बिजनेस का, ठीक है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में आइसोकॉन्ट क्या होता है? इट इज आइसोकॉन्ट आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये आइसोकॉन्ट है, मतलब क्या? एक ऐसा लाइन जिस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा जो प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है वो तुम्हारे लिए एज अ प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्ट्री है। वापस रिपीट करें, आइसोकॉन्ट क्या है सर? इंडिफरेंस कर्व क्या था? इंडिफरेंस कर्व क्या था? इंडिफरेंस कर्व वाज अ कर्व showing the possible combinations of two communities having the same level of satisfaction, ये था। आइसोकॉन्ट क्या बताता है? it is showing the possibility of two combinations, possibility of combinations for two communities which will give a producer the same level of satisfaction। वहां पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन था, यहाँ प्रोड्यूसर को सेम सेटिस्फैक्शन है। क्लियर है? वहां पर MRS था, यहाँ पर MRTS है। वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, यहां पर MRTS का क्या फुल फॉर्म है बताओ? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, ठीक है। ये क्या बोलता है? टेक्निकली आप अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट के बदले अगर दूसरा ले रहे हो तो आपको कितना सब्स्टिट्यूट करना है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिले। हाँ, एक मिनट, हेलो, ठीक है, अच्छा 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो, हाँ, करेक्ट, एक को अगर बढ़ाना है दूसरे को सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, ये तो क्लियर है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोओगे। बट क्या होता है, पहले पहले आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हो, बट बाद में क्या होता है, आपका सेक्रीफाइस करने का कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, यही बोल रहा है। हाँ, ये आपको सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है। आइसो कॉस्ट लाइन क्या बताता है? ये बताता है कि जो हमारे पास मतलब अवेलेबल रिसोर्स है उसको अगर हम लोग यूज करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन में हम लोग का
आउटपुट बन सकता है। चीज को समझो, बजट लाइन याद है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन नहीं, रिवाइज नहीं किया, रिवीजन करना पड़ेगा। बजट लाइन क्या बोलता है? बजट लाइन बोलता है अगर मेरे पास मान लो एक प्रोडक्ट है एक्स जिसका 5 रुपया प्राइस है, एक प्रोडक्ट है वाई जिसका 10 रुपया प्राइस है, और मेरे पास 40 रुपया का बजट है, तो अगर हम पूरा से एक्स खरीदे तो 8 पीस खरीद पाएंगे, पूरा से वाई खरीदे तो 4 पीस खरीद पाएंगे, अगर हम 4 एक्स खरीदे तो हम 2 वाई भी खरीद पाएंगे। तो ये क्या बता रहे हैं? अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारा रिसोर्सेज को यूज करके। आइसो कॉस्ट लाइन वही बताता है कि मेरे पास अगर एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, उससे अगर हम लोग एक्स हम बोल रहे हैं, हमारे पास मान लो 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये मेरे पास है। अब ये 100 रुपया से हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे? फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर मेरा रिसोर्स भर गया, 100 से 120 हो गया, तो हम कितना कर पाएंगे? 120 से 150 हो गया तो कितना कर पाएंगे? ये मेरा आइसो कॉस्ट लाइन बता रहा है। अब आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट जब मैच करता है तो हमको ऐसा देखना है जहां पर एक प्रोड्यूसर की तरह हम प्रोड्यूस करके सेटिस्फाइड भी हैं और मेरा रिसोर्स में भी आ जाता है, तो वहां पर मेरे को देखना होता है कि ये टेंजेंट टू द कर्व होना चाहिए, वहां पर मेरे को बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। क्लियर? टेंजेंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा आइसो कॉस्ट कम से कम कॉस्ट लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा हम सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। आइसो क्वांट ये मेरे को सेटिस्फैक्शन दिखाता है एज अ प्रोड्यूसर। कॉस्ट यानी कि मेरा खर्चा बताता है। इस लाइन के हिसाब से देखो, M1 जो लाइन है ये क्या कर रहा है? ये जो लाइन है M1 ये क्या है? कॉस्ट सबसे कम है इसमें, और मेरा सेटिस्फैक्शन भी सेम आ रहा है, एज इन जितना सेटिस्फैक्शन मेरे को ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, डी में मिलेगा, ई में मिलेगा, उतना ही सेटिस्फैक्शन मेरे को सी में भी मिल रहा है, क्योंकि लाइन तो एक ही है। जो आइसो क्वांट है उसका किसी भी पॉइंट को टच करो सेटिस्फैक्शन सेम होता है। तो तुम क्या चाहोगे? कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ये वही चीज बताता है। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन सेटिस्फैक्शन, जो तुम्हारा रिसोर्सेस का आउटपुट बताता है, मतलब हाँ ठीक है। और जितना ज्यादा आइसो कॉस्ट ऊपर उतना ज्यादा खर्चा, जितना ऊपर कॉस्ट उतना ज्यादा खर्चा। तो तुम सेम सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा खर्चा क्यों करोगे? तुम कम से कम खर्चा में सेम सेटिस्फैक्शन पाना चाहोगे ना, वही बात है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। तो कॉस्ट और इसका क्विज अगले दिन करेंगे। ज्यादा है नहीं कॉस्ट में, वैसे कॉस्ट छोटा है, प्रोडक्शन ही मेन था, और अभी मेरे को निकलना होगा। हाँ कॉस्ट इजी है, हाँ ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट डे करेंगे, कल ही है क्लास, कल मिलते हैं। ठीक है, कल क्विज भी करेंगे, बाकी सब करके चलेंगे कल। आज के लिए गाइस इतना ही रिवीजन के लिए। आज हम लोग ने क्या क्या रिवाइज किया? सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, उसका क्विज किया, और लास्टली हम लोग ने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन के साथ साथ पूरा प्रोडक्शन डिटेल में किया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।